मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम रमाकांत शर्मा और श्री कृष्णा कॉलेज मनोहरपुर की ऑनलाइन क्लासेस में मैं आपका स्वागत करता हूँ। ठीक है, और आज हम बीएससी थर्ड ईयर की वीडियो से स्टार्ट करेंगे और इसके लिए हम बात करेंगे एक नए कुल की, क्योंकि कल हमारा क्रूसिफेरी या जो ब्रेसिकेसी कुल था वो कंप्लीट हो चुका है। तो आज हम बात करेंगे एक नए कुल की जिसे कैरियोफिलेसी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? कैरियोफिलेसी। ठीक है, तो एक नया कुल है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। सामान्य रूप से आपने अगर कभी देखा हो तो जैसे शिमला वगैरह कहीं जाते हैं हम लोग, तो पिंक कलर के हमें छोटे छोटे शाखीय पौधे दिखाई देते हैं। ज्यादातर जो पिंक कलर के शाखीय पौधे वहां दिखाई देते हैं वो किस प्रकृति के होते हैं? कैरियोफिलेसी के। वैसे बहुत कम ये होते हैं, रेयर केसेस में ही मिलते हैं। वैसे ज्यादातर ये मिलते हैं दक्षिण ध्रुव या उत्तरी ध्रुव की तरफ। ठीक है, तो इनके जो पुष्प आते हैं वो किस रंग के होते हैं? पिंक रंग के, गुलाबी रंग के। इस कारण इन्हें पिंक फैमिली भी कहा जाता है। ठीक है, इस कुल का दूसरा नाम या फिर कह सकते हैं हम सामान्य नाम क्या है? पिंक फैमिली। ठीक, इसके बाद हम बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन की, वर्गीकरण की। तो कैरियोफिलेसी का जो क्लासिफिकेशन है, इस क्लासिफिकेशन में सबसे पहले देखते हैं इसका प्रभाग या फिर डिवीजन। किसका डिवीजन क्या है या फिर प्रभाग क्या है? तो ध्यान रखिएगा, इसका जो प्रभाग है वह है एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म क्यों है? क्योंकि इनके बीज जो होते हैं वो कैसे होते हैं? आवृत होते हैं, आवृत होते हैं। ठीक है, कवर्ड होते हैं, इसलिए प्रभाग क्या होगा? एंजियोस्पर्म। अगर हम बात करते हैं उप प्रभाग की, उप प्रभाग मतलब सब डिवीजन की, तो इसका उप प्रभाग है डाइकोट। डाइकोट मतलब है दो द्विबीजपत्री, यानी कि इसमें जो बीजपत्र होंगे वो कितने होंगे? 2 होंगे। तो बीज में बीजपत्रों की संख्या कितनी होगी? 2 होगी, इसलिए इसे किस में रखेंगे? डाइकोट में रखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं इसके वर्ग की या फिर इसके क्लास की। तो इसका वर्ग क्या है? पॉलीपेटली। क्लास क्या है इसकी? पॉलीपेटली। और पॉलीपेटली में क्यों रखा जाता है? क्योंकि इनमें बाह्य दल भी पाए जाएंगे और इनमें दल भी पाए जाएंगे, दोनों उपस्थित होंगे। और ये दोनों के दोनों कैसे होंगे? स्वतंत्र होंगे, अर्थात आपस में जुड़े हुए नहीं होंगे, संयुक्त नहीं होंगे। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं अगर सीरीज की। सीरीज मतलब है श्रेणी की, तो इसका श्रेणी है थैलेमोफ्लोरी। थैलेमोफ्लोरी। और थैलेमोफ्लोरी सीरीज में इसलिए रखा जाता है क्योंकि इनका जो बीजांडान्यास होता है वह कैसा होता है? भित्तीय। मतलब इनमें भित्तीय बीजांडान्यास, यानी कि बीजांड में जो अंडक होंगे वो कहाँ लगे होंगे? भित्ति पर लगे हुए पाए जाएंगे, इसलिए इनकी श्रेणी क्या है? थैलेमोफ्लोरी। ठीक है, लास्ट में अगर हम इनके गण की बात करते हैं तो ये है कैरियोफिलस। कैरियोफिलस। और अगर हम बात करते हैं कुल की, तो कुल क्या हो जाएगा? कैरियोफिलेसी। और इसे कैरियोफिलस गण में क्यों रखते हैं? क्योंकि इनके जो दल होते हैं वो अत्यधिक लंबे होते हैं। किसके समान होते हैं? नखर के समान, नाखून के समान लंबे लंबे दल पाए जाते हैं। इस कारण इन्हें किस गण में या किस ऑर्डर में रखा गया है? कैरियोफिलस में। और कुल क्या हो जाएगा? कैरियोफिलेसी। ठीक है, तो यह है इसका क्लासिफिकेशन या फिर वर्गीकरण। तो वर्गीकरण हम किसका देख रहे हैं? कैरियोफिलेसी का। सामान्य नाम क्या है? पिंक फैमिली। सामान्य नाम क्या है? पिंक फैमिली। क्यों?
क्योंकि इनमें पिंक रंग के पुष्प क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। अभी जब हम वितरण देखेंगे तो वहां हम देखेंगे कि इसके लगभग 80 वंश और 2100 जातियां उत्तरी ध्रुव से लेकर के दक्षिणी ध्रुव के मध्य पाई जाती हैं। लेकिन अगर कभी कभी ये मैदानी क्षेत्रों में उगते हैं या पहाड़ी क्षेत्रों में उगते हैं तो सिर्फ और सिर्फ किस ऋतु में उगते होंगे, शीत ऋतु। ये चीज अभी हम देखेंगे। तो सामान्य नाम क्या हो गया, पिंक फैमिली। वर्गीकरण जब हम कर रहे हैं तो सबसे पहले इसका प्रभाग लिया। प्रभाग क्या है, एंजियोस्पर्म, बीज आवृत होने के कारण। उपप्रभाग क्या है, द्विबीजपत्री, क्योंकि दो बीजपत्र उपस्थित होंगे। इसके अलावा वर्ग क्या है, पॉलीपेटली, कि दल और जो बाह्य दल पाए जाएंगे वो क्या होंगे, एक दूसरे से स्वतंत्र होंगे, संयुक्त नहीं होंगे। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं श्रेणी की, तो श्रेणी कौन सी है, थैलेमोफ्लोरी। थैलेमोफ्लोरी में क्यों रखा गया है, क्योंकि इनमें भित्तीय बीजांडान्यास पाया जाता है। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं इसके गण की, तो इसका गण कैसा है, कैरियोफिलस। गण कैसा है, कैरियोफिलस। कैरियोफिलस गण क्यों है, क्योंकि इनके जो दल होते हैं वे अत्यधिक लंबे होते हैं, किसके समान, नखर या फिर नाखून के समान। और इनका कुल कौन सा है, कैरियोफिलेसी। और अब हम देखते हैं इस कुल के कुछ विशेष प्रकार के गुणों का अध्ययन करते हैं, कुछ विशेष प्रकार के गुणों को देखते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे इनका वितरण। वितरण मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन, ये कहां कहां पाए जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, विश्व में इनके लगभग 21 वंश एवं 2100 क्या है, जातियां हैं। वंश कितने हैं, 80 वंश, और जातियां कितनी हैं, 2100 जातियां हैं। और ज्यादातर कहां मिलते हैं, ध्रुवीय प्रदेशों में। ये ज्यादातर उत्तरी ध्रुव से लेकर के दक्षिणी ध्रुव के मध्य मिलते हैं। कहां से कहां तक, उत्तरी ध्रुव से लेकर के दक्षिणी ध्रुव के मध्य पाए जाते हैं। लेकिन कभी कभी ये मैदानी क्षेत्रों में भी उगते हैं या फिर पहाड़ी क्षेत्रों में भी उगते हैं। लेकिन कब, जब विंटर सीजन होता है, यानी कि कौन सी ऋतु होगी, जब शीत ऋतु होगी, सर्दी की ऋतु होगी, तब ये मैदानी या फिर पहाड़ी क्षेत्रों में भी उग सकते हैं। लेकिन सामान्यतः कहां पाए जाते हैं, ध्रुवीय क्षेत्रों में 80 वंश एवं 2100 जातियों के साथ। ठीक है। यह है इसका डिस्ट्रीब्यूशन या फिर वितरण। अगर हम बात करते हैं कैरियोफिलेसी की प्रकृति की, प्रकृति मतलब पौधे का स्वभाव कैसा होगा, कैसी उसकी प्रकृति होगी, तो ध्यान रखिएगा जो कैरियोफिलस है ये शाकीय पौधों के रूप में या फिर क्षूप के रूप में पाए जाते हैं। किस रूप में पाए जाते हैं, या तो शाकीय पौधों के रूप में पाए जाएंगे या फिर क्षूप के रूप में पाए जाएंगे। जैसे साइलिन, स्टेरेलिया, ये जो पौधे हैं ये शाकीय रूप में पाए जाते हैं। स्टेलेरिया हो गया, साइलिन हो गया, ये किस रूप में होंगे, शाकीय रूप में। और एक्एंथोफिलम जो है, क्या नाम है, एक्एंथोफिलम। एक्एंथोफिलम ये जो पौधा है वो किस रूप में पाया जाता है, क्षूप के रूप में। किस रूप में होगा, क्षूप के रूप में। आपको एक विशेष बात बता देता हूं, यहां पर एक पौधा है जिसका नाम है स्टिलेरिया एक्वेटिका। क्या नाम है, स्टिलेरिया। चूंकि जल में पाया जाता है इसलिए इसके साथ क्या लगा देते हैं, एक्वेटिका। तो इनके कुछ पौधे जल में भी पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टिलेरिया एक्वेटिका, क्या नाम है, स्टिलेरिया एक्वेटिका। तो अगर प्रकृति के आधार पर देखा जाए तो ये शाकीय प्रकृति के भी होंगे, क्षुभ भी होंगे, और इसके अलावा जलीय भी होंगे। शाकीय पौधों में जैसे साइलिन और स्टिलेरिया जो हैं वो शाकीय पौधों के एग्जांपल हैं। क्षुभ के एग्जांपल है एक्एंथोफिलम। और एक पौधा ऐसा है जो जलीय भी है, कौन सा, स्टिलेरिया एक्वेटिका। कैसा पौधा है, जलीय पौधा है। कौन सा, स्टिलेरिया एक्वेटिका, स्टिलेरिया। और एक्वेटिका स्टिलेरिया जो पौधा होता है इसकी जो जड़ें होती हैं, क्योंकि जलीय पौधा है तो इसकी जड़ें कैसी होती हैं, हाशित होती है। हाशित का मतलब कम विकसित होती हैं या फिर अल्प विकसित होती हैं। तो ये है इसकी प्रकृति। तो अगर प्रकृति को देखा जाए तो प्रकृति में ये शाक, क्षूप अथवा
जलीय पौधों के रूप में पाए जा सकते हैं, शाकीय पौधों के रूप में पाए सकते हैं, साइलिन और स्टिलेरिया। स्टिलेरिया एक्विटिका भी एक पादप की प्रजाति है जो कहाँ पाई जाती है, जल में पाई जाती है। और इनकी मूसला मूल कैसे होती है, मूसला मूल पाई जाती है इनके अंदर, तो इनकी मूसला मूल कैसी होती है, हाशित होती है, मतलब कम विकसित होती है। इसके अलावा क्षोभ के रूप में भी पाए जाते हैं, जैसे कि एक्एंथोफिला। तो ये क्या है, इनकी प्रकृति है, क्या है, प्रकृति। अब हम बात करते हैं इनके जड़ों की या फिर इनके रूट की। तो इनमें मूसला प्रकार की मूल पाई जाती है, मतलब एक मुख्य मूल होती है, लेकिन यह मूसला मूल कैसी हो सकती है, शाखित हो सकती है। मूल तो मूसला ही होगी, लेकिन ये क्या हो सकती है, शाखित भी हो सकती है। इस प्रकार की मूल किसमें पाई जाती है, कैरियोफिलेसी कुल में। ठीक है, मूसला मूल होगी और शाखित होगी, लेकिन वही सेम एग्जांपल बार बार लेंगे हम, स्टिलेरिया एक्वेटिका। अभी थोड़ी देर पहले मैंने भी आपको बताया था कि स्टेलेरिया एक्वेटिका जो पौधा है, इस पौधे में जो मूसला मूल पाई जाएगी वो कैसी होगी, हाशित होगी। हाशित मतलब या तो अल्प विकसित होगी या फिर कैसी होगी, अविकसित होगी। ठीक है, तो ये थी इसकी मूल। मूल कैसी है, मूसला है, और इसके अलावा कैसी है, शाखित है। लेकिन स्टेलेरिया जो एक्वेटिका है उसकी मूल कैसी होगी, उसकी मूल होगी हाशित। उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहां पर तने की, तो तना द्विबीजपत्री पौधों के समान ही पाया जाएगा। ऊर्ध्व होगा, ठोस होगा, वायवीय होगा एवं बेलनाकार होगा। ऊर्ध्व होगा, ठोस होगा, वायवीय होगा और बेलनाकार होगा। ये इसके तने की क्या है, विशेषताएं हैं। ठीक, उसके बाद अगर हम देखते हैं कि पत्तियों को, इस कुल की पत्तियों के बारे में अगर हम देखते हैं, तो इसकी जो लीव्स होती हैं या पत्तियां जो होती है वो कैसी होती हैं, स्तंभिक होती हैं। मतलब किस पर लगी हुई होती हैं, स्तंभ पर लगी हुई होती हैं। जबकि जब मैं आपको बता रहा था क्रूसीफेरी या ब्रेसिकेसी कुल, तो उस क्रूसीफेरी या ब्रेसिकेसी कुल के लिए हमने क्या कहा था कि उसमें भी पत्तियां कैसी होती हैं, स्तंभित होती हैं, मतलब स्तंभ पर लगी हुई दिखाई देती हैं। ठीक है, ये चीज मैंने आपको बताई थी। इसके अलावा हमने आपको एक चीज और बताई थी, हमने आपको बताया था पेपेवरेसी कुल के अंदर, पेपेवरेसी हमने कुल में जब बताया था आपको, तो हमने बताया था कि पत्तियां तो स्तंभिक ही है, लेकिन ऐसे लगता है कि जैसे मूल से उत्पन्न हुई हो। तो ऐसी पत्तियों को क्या कहते हैं, ऐसे पत्तियों को कहते हैं मूलज। मूलज मतलब रेडिकल। लेकिन इसकी पत्तियां कैसी होंगी, स्तंभिक होंगी, मतलब पत्तियां किस पर पाई जाएंगी, स्तंभ पर पाई जाती हैं, जिनमें कभी भी व्रंत उपस्थित नहीं होता। इसलिए पत्तियां कैसी हैं, अव्रंतीय पत्तियां हैं। और इसके अलावा तने पर पाई जाने वाली पत्तियां एक दूसरे की क्या होती हैं, आमने सामने। इसका मतलब पत्तियां क्या हैं, एक दूसरे के सम्मुख पाई जाती हैं। और चूंकि द्विबीजपत्री पौधा है, इसलिए इनमें जो विन्यास होगा, शिराविन्यास होगा, वो कैसा होगा, जालिकावत शिराविन्यास। इसे कहा जाता है एक शिरीय, एक मुख्य शिरा होगी और इसके अलावा शिराविन्यास कैसा होगा, जालिकावत। ठीक है, तो पत्तियां स्तंभ पर लगी होती है इसलिए स्तंभिक कहलाएंगी, व्रंत नहीं पाया जाएगा इसलिए अव्रंत होगी, एक दूसरे के सामने पाई जाएगी इसलिए सम्मुख कहेंगे। और इसके अलावा पत्तियों में एक मध्य शिरा होगी और बाकी पूरा क्या पाया जाएगा, जाल पाया जाएगा। इसलिए इस प्रकार के शिराविन्यास को कहा जाता है एक शिरीय जालिकावत शिराविन्यास। ठीक है, तो ये है इसके तना एवं पत्तियां। अब हम बात करते हैं इसके पुष्पक्रम की। तो कैरियोफिलेसी का जो पुष्पक्रम होता है वह होता है ससीमाक्ष। बार बार बता चुका हूं इस चीज को मैं कि जब तने के अंतिम भाग पर पुष्प निर्मित हो जाए तो उसकी वृद्धि को वहीं पर क्या माना जाता है, समाप्त माना जाता है। मतलब उसकी वृद्धि वहीं पर क्या हो जाती है, रुक जाती है। शेष जो पुष्प आएंगे अब वो कहेंगे इसके पार्श्व नीचे वाले भागों में। तो यदि किसी पुष्प के पुष्पक्रम में अंतिम शाखा के शाखा के अंतिम शीर्ष पर
पुष्प का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार के पुष्पक्रम को क्या कहा जाता है? सहसीमाक्ष पुष्पक्रम। इस प्रकार के पुष्पक्रम वाले पौधों की वृद्धि हमेशा क्या होती है? निश्चित होती है। तो कैरियोफिलेसी का जो पुष्पक्रम होता है वो कैसा होता है? सहसीमाक्ष। ठीक है, सहसीमाक्ष पुष्पक्रम वाला जो पुष्प होता है वह सहपत्री होगा, मतलब इनके अंदर सहपत्र पाई जाएगी। इसके अलावा त्रिज्या सम्मित होगा, इसके अलावा द्विलिंगी होगा, त्रिज्या समेत होगा, द्विलिंगी भी होगा, और द्विलिंगी के अलावा कैसा होगा? पूर्ण होगा। पूर्ण का मतलब पहले ही बता चुका हूं। पूर्ण का मतलब यहां पर क्या है? पूर्ण का मतलब है कि इसके अंदर बाह्य दलपुंज भी पाए जाएंगे, दलपुंज भी पाए जाएंगे, जायांग भी पुमंग भी पाए जाएंगे और जायांग भी पाए जाएंगे। तो पुष्प कैसा होगा इनका? पूर्ण होगा। ठीक है, तो पुष्पक्रम तो सहसीमाक्ष है, मतलब एक निश्चित सीमा तक इसकी क्या होगी? वृद्धि होगी। और अगर हम बात करते हैं इसके पुष्प की, तो पुष्प सहपत्री होगा, त्रिज्या समेत होगा, द्विलिंगी होगा, और इसके अलावा कैसा होगा? पूर्ण होगा। ठीक है, पूर्ण हमने कब कहा है? जब इसके अंदर सभी अवयव, पूर्ण पुष्प किसे कहते हैं? वह पुष्प जिसमें पुष्प से संबंधित सभी अवयव उपस्थित होते हैं। सभी अवयव, सभी पार्ट्स पाए जाए, चाहे पुमंग हो, चाहे जायांग हो, चाहे चाहे बाह्य दल हो, चाहे दल हो। तो ऐसे पुष्प को क्या कहा जाएगा? पूर्ण पुष्प कहा जाएगा। और अगर मैं ये कहूं कि अगर पुष्प में कोई भी एक, जैसे मान लीजिए किसी के अंदर कोरोना नहीं है, किसी के अंदर एंडोशियम नहीं है, तो ऐसे पुष्प क्या कहलाते हैं? अपूर्ण पुष्प, इनकम्प्लीट फ्लावर। एग्जाम्पल बता सकते हैं? अपूर्ण पुष्प का एग्जाम्पल है लौकी एवं पपीता। ये क्या है? अपूर्ण पुष्प वाले पौधे हैं। ठीक है, तो हमारे पास पुष्प हो चुका है, पुष्पक्रम हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम लेंगे इसका पुष्प सूत्र और पुष्प चित्र, और उसके साथ इसका अध्ययन करेंगे कि इसका आर्थिक महत्व, इकोनॉमिक इंपोर्टेंस क्या है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो तक हम वेट करते हैं इसके पुष्प सूत्र का, पुष्प चित्र का और आर्थिक महत्व का। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वीडियो को नेक्स्ट डे। ठीक, थैंक यू सो मच।